नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं डेजर्ट टाइम्स आपकी आवाज। बड़ा सवाल में आज सवाल कोई 10-20 लोगों का नहीं है। ये सवाल तकरीबन 80 लाख लोगों से जुड़ा है जो भारतीय हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से कुछ बचाकर सोसाइटियों में बचत की थी। आज ये बचत इनकी डूबती नजर आ रही है। बड़ा सवाल के शो में आज हमारे साथ हैं बाड़मेर जैसलमेर के पूर्व सांसद और इस वक्त राजस्थान सरकार में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी। आपका स्वागत है सर, आप हमारे शो धन्यवाद निखिल जी। में। हरीश जी, इस वक्त जो आपके कानों में ये आवाज आ रही है, ये आवाज मेरी नहीं है। ये आवाज उन 80 लाख भारतीय लोगों की है जो कल तक आत्मनिर्भर थे और आज वो लोग सड़क पर आ गए। दरअसल मैं आपको ये पूरी कहानी, जिस मुद्दे पर आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, इस मेरे बड़े सवाल इस शो के अंदर मैं आपको बताऊं कि 13 जून 2018 को एक टीवी चैनल में एक खबर आई थी, एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आई जिसमें यह बताया गया था कि सिस्टम में सुराख है। सिस्टम में सुराख बताते हुए उस रिपोर्ट में यह बताया गया कि तकरीबन 11 बैंकों का धन विजय माल्या लेके चले गए, तकरीबन 11.5 करोड़ रुपए नीरव मोदी लेके चले गए, इसी तरह से ललित मोदी चले गए, और अब एक और मोदी यानी कि मुकेश मोदी जो है वो 20 लाख निवेशकों का करीबन 8,410 करोड़ रुपया लेकर विदेश भागने की फिराक में है। जैसे ये खबर आती है वो तमाम सरकारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां जो हैं, जिसमें एसओजी है, ईडी है, आईटी है, एसएफआईओ है, ये सक्रिय हो जाती है। हजारों पन्नों की चार्जशीट बनती है और एक अकेली आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जिससे 20 लाख निवेशक जुड़े हैं, उनके संचालकों को और उनके अन्य अधिकारियों को सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। सर, दर्द अब यहीं से शुरू होता है। ये तो सिक्के का एक पहलू था, अब उसका दूसरा पहलू दर्द से जुड़ा है। ये दर्द ये है सर कि इस आदर्श क्रेडिट में 21 लाख लोग हैं। अगर इनके हर परिवार में 4 सदस्यों को भी जोड़ दिया जाए तो ये आंकड़ा 80 लाख से पार हो जाता है। और ये 80 लाख सिर्फ एक सोसाइटी का मामला है। उसके बाद ऐसी दर्जनों सोसाइटियां, जिनमें एक और बड़ी सोसाइटी है संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव, फिर खेतेश्वर क्रेडिट, और इस तरह की दर्जनों सोसाइटी के संचालक जेल में डाल दिए जाते हैं। सर, एक बड़ा सवाल है इस वक्त। सवाल उन निवेशकों का, उन एजेंटों से जुड़ा है, उन कर्मचारियों से जुड़ा है जो आत्मनिर्भर थे और अब सड़क पर आ गए। कोई इनकी आवाज सुनने वाला नहीं सर। और आज इस बड़े सवाल मेरे शो में वो 80 लाख लोग एक उम्मीद आज के बाद शायद कहीं कहीं आपसे करेंगे, क्योंकि आप दिल्ली की राजनीति कर चुके हैं, आप सांसद रहे हैं, इस वक्त आप राजस्थान सरकार में मंत्री हैं, आप कांग्रेस में बड़े पद पर हैं संगठन पे। तो कोई न कोई इनकी बात देश के उस प्रधान सेवक तक ले जाए, ऐसा इनको अब तक कोई मिला नहीं है। आपको ये पूरी कहानी पता है सर, ये लोग कहाँ जाएं? बड़ा सवाल आपसे ये है सर। निखिल जी, अगर हम पूरे तरह से इसको 360 डिग्री में चीजें समझना चाहें जी तो बड़ी दर्दनाक स्थिति बनी हुई बिल्कुल। है। ये एक अलग पहलू है कि उन्होंने जो सोसाइटी एक्ट के तहत सोसाइटी बनाई और उसके अंदर उन्होंने क्या कमियां, गलतियां, घोटाला किए हैं, वो बिल्कुल एक अलग पहलू है जिसको वो अभी जांच का मल्टीपल विषय जांच जी मल्टीपल जांच एजेंसी अपने अपने तौर के ऊपर जांच कर दी है। बिल्कुल। उससे दो वर्ग प्रत्येक स्तर के ऊपर जुड़े हुए थे। एक तो थे निवेशक, जी जो लगभग निवेशक की 20 लाख निवेशकों की संख्या। दूसरा वर्ग है कर्मचारी जी और एजेंट। जी जो कर्मचारी है वो 4,000 के करीब कर्मचारी है और एजेंट लगभग 3,50,000 एजेंट। बिल्कुल इन बिल्कुल। दोनों की अपने अपने तरह से, ये दोनों के दोनों आज बहुत ज्यादा मानसिक प्रेरणा के दौर से गुजर रहे हैं। अब जी सवाल ये उठता है कि कब कानूनन कार्रवाई होगी और कब इन लोगों को आज की स्थिति से राहत मिलेगी। कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। जी हमारे नियमों में ऐसा कुछ ना कुछ व्यवस्था होनी चाहिए कि तत्कालीन किसी के साथ भी इस तरह की स्थितियां आए तो इनको तत्कालीन हम राहत कैसे पहुंचा सके। और ये सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है जी कि हम लोग इनको राहत पहुंचाकर तत्कालीन हम लोग मदद क्या कर सकते हैं। तत्कालीन मदद जो मुझे दिखती है कि वो ये सोसाइटी के जितने भी, चाहे फंड्स हुई, चाहे इनकी प्रॉपर्टीज हुई, उनसे इन निवेशकों को कुछ न कुछ मदद जितनी तत्कालीन मिल सकती है वो मदद हमको दिलवानी चाहिए। तो इससे एक और पहलू उठता है कि जो बैंक
इसी की तरह से बैंक चाहिए, यस बैंक है और दूसरे बैंक है, उनकी जब ये स्थितियां हुई तो इसको टेक ओवर कर लिया। क्या ये नहीं हो सकता है कि ऐसी सोसाइटी से निवेशकों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार बीच में आई? क्योंकि सरकारी नियमों में ही सोसाइटियां बनी है कि सरकार को अपने आप में सिर्फ इन्वेस्टिगेशन तक की सीमित रहना चाहिए, या कुछ जो सरकार के नियमों में ये बनी है तो कुछ सरकार का भी रोल होना चाहिए। बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। हम लोगों को ऐसा नियम बनाने चाहिए, हम लोगों को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि सरकार इस तरह की, ये जो आर्थिक पहलू से जुड़ी हुई मानसिक प्रेरणा है, ये आर्थिक से भी बहुत ज्यादा है। आज जो हम लोग अपने आप को निर्भर, आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, ये आत्मनिर्भर, या आज लाखों लोग जो आत्मनिर्भर थे, आज एक घोटाले से, एक इस तरह के घटना से इनकी आत्मनिर्भरता किस तरह से आहत हुई है, इनकी आत्मनिर्भरता किस तरह से कमजोर हुई, हम सब लोगों को अच्छी तरह से पता है। कई मैंने आपके खुद के में भी वीडियोज देखे हैं कि ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसी दर्दनाक कहानी है जिसकी कल्पना हम लोग अपने इर्द गिर्द अपने जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति से नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोग भी है, कुछ ना कुछ होना जरूर चाहिए, इनकी आवाज बने। होता ये है कि ये जो, लेकिन सर इनकी आवाज, यही हमारा मुद्दा है सर, कि इनकी आवाज कौन बने। एक खबर थी, उस खबर का असर ये हुआ सर कि 21 लाख लोग और 80 लाख लोग करीबन उससे प्रभावित हो गए, लेकिन उस दूसरे पहलू को कभी मीडिया ने देखा ही नहीं। हम ये लगातार दिखा रहे हैं इन लोगों का दर्द, लेकिन इनका दर्द एक और है सर। ये इनकी प्रॉपर्टियां बेच दी जाए, जैसा कि आप बता रहे हैं, उससे पैसा निवेशकों को दिया जाए, लेकिन एजेंसियों ने जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इनकी सब प्रॉपर्टी पे बेचने पे रोक लगा दी गई, कहीं कहीं कानूनी अड़चने ला दी गई हैं, नियमों के हवाले दे दिए गए हैं, संचालकों को जेल में डाल दिया। ये लोग रोज के हजारों ट्वीट करते हैं, लेकिन न तो प्रधान सेवक को सुनने का टाइम है, न किसी डिपार्टमेंट ऑफ होम को सुनने का टाइम है, और न किसी और को टाइम है। तो ये लोग आखिर कहाँ जाएं सर? ये लोग हैं वो जो कोई पान की दुकान खड़ी है, जिसकी किसकी चाय की रेडी लगाता है, ये वो लोग हैं सर। अब सत्ता के गलियारों में इनकी आवाज बने कौन? सवाल ये है सर। ये हमारे देश के अंदर ये वर्ग असंगठित है, ये पीड़ित है पर असंगठित है। जब आवश्यकता पड़ती है, जब ये संगठित तौर के ऊपर निर्णय नहीं ले सकते, इसके कारण जहाँ फैसले होते हैं उनके ऊपर इनका प्रभाव या दबाव नहीं। अगर ये संगठित वर्ग अपने आप में बन जाए तो इनको न्याय भी मिल जाए। बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स है, बड़े बड़े पूंजीपति है, बड़े बड़े वर्ग है, उनकी लॉबिंग होती है, वो संगठित है, इसलिए उनका दबाव भी होता है, फैसले उनके अनुरूप भी होते हैं। इन लोगों की जो पीड़ा है, आपने जो बहुत बड़ी चिंता जाहिर करी कि ये आवाज कौन बने, ये आवाज बनकर पैरवी कर और इनको न्याय कैसे दिलवाई, ये हम सब लोगों का, मेरा मानना है कि आज सब लोगों का ये दायित्व बनता है कि इनके इस संघर्ष के अंदर हम लोग जो भी यथासंभव हम लोगों से साथ इनका दे सके, हम लोगों को इनका साथ देना चाहिए। हम वही आपको कह रहे हैं सर कि हमने तो छात्र राजनीति से आपको देखा है, आपने वहां से अपना राजनीतिक करियर शुरू किया और फिर दिल्ली तक गए हैं। क्या सर आपको लगता है कि कोई ऐसी एक मजबूत, ऐसी कोई ठोस आवाज होगी जो इन लोगों के हक में होगी, और ये लोग एक उम्मीद करें कि कोई न कोई ऐसा अभी भी इस देश में कहीं कोई पॉलिटिक्स के अंदर कहीं कहीं एक ऐसी ईमानदारी जिंदा है कि जो इनकी आवाज बन सके? ये कोई उम्मीद से आपकी तरफ देखें सर? इस वक्त आप निखिल जी, मैं आपके माध्यम से तमाम निवेशकों को कहना चाहता हूँ कि मेरे से मेरी समझ है, जितनी मेरी शक्ति है, इनकी न्याय की लड़ाई में मैं इनके साथ रहूंगा, और जहां भी इनके बारे में मुझे जहां पैरवी करनी है, जहां निर्णयों के अंदर इनकी बात पहुंचानी, मैं बिल्कुल पहुंचाऊंगा। जी हरीश जी, आप जानते हैं। और जी बताएं। मैं आशा करता हूं कि हम सब लोगों का दायित्व, एक पत्रकार के तौर पर आपका दायित्व है, जनप्रतिनिधि के तौर पर मेरा दायित्व है, सबका दायित्व है कि इनकी न्याय की लड़ाई के अंदर हमको इनके साथ देना चाहिए। जी बिल्कुल, आपकी आवाज इस वक्त वो 21 लाख सीधे लोग और वो परिवार जो इनसे जुड़े हैं, वो 80 लाख लोग जो हैं पूरे देश में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 809 शाखाएं हैं, करीबन 3.5 लाख इनके एजेंट हैं, और ये तमाम निवेशक जिनको उम्मीद है कि उनकी राशि कहीं न कहीं आ जाएगी आपके इस बयान के बाद, उनको लगता है कि कोई उनके हक में आवाज उठाएगा। सर एक बहुत बड़ी बात है, 20 साल की पत्रकारिता में बहुत से इंटरव्यू लिए, बहुत सी खबरें लिखी, हजारों खबरें लिखी, लेकिन पिछले 4 दिनों के अंदर
जब मैंने इन लोगों के दर्द को पर्दे पे दिखाया, आज आप तक भी लाया हूँ, आप मानेंगे नहीं सर, कॉम्प्लीमेंट्स और कमेंट्स में उतनी दुआएं मिलती हैं कि लगता है कि कहीं कहीं कलम उठाई तो इसीलिए उठाई थी और ये सही है। और आज जब आपसे ये लोग सुन रहे हैं सर, एक बड़ी उम्मीद, इस पूरे भारत में 80 लाख लोग हैं सर। आपने तो पंजाब में जब आप कांग्रेस की तरफ से आपने जब चुनाव में वहां पर प्रभारी रहे हैं, पंजाब में भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इनसे प्रभावित है। साउथ में, नॉर्थ में, कहीं पर भी सर 809 शाखाएं, और वो तमाम जो 80 लाख लोग हैं इस वक्त परिवार में, जब अपने घरों में मोबाइल पे इस न्यूज को देख रहे होंगे, आप इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे, तो उन्हें एक उम्मीद जगी है। सर आपको क्या लगता है कि पहले आपका पहला कदम इनके हक में क्या होगा? आपको क्या लगता है अभी सीधी, अभी इसी वक्त? हमें निखिल जी, सबसे पहले तो हमको आरोप प्रत्यारोप, पक्ष विपक्ष, कानून नियम, इनके अंदर इनको उलझाना नहीं चाहिए किसी भी प्रकार के। इनके लिए हम लोगों को चाहे कोई राज्य सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से, इनके बीच में इनको हमको नहीं उलझाना चाहिए। राजनीतिक जो हमारी विचारधारा है उनके में हमको नहीं उलझाना चाहिए। किसी भी तरह से इनकी बात को उलझाना नहीं चाहिए। हम लोग संगठित होकर इनके साथ खड़े रहे। अब जो हुआ वो हुआ, इसे निकाले कैसे, ये हमारे सामने सबसे बड़ा लक्ष्य रहना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप नहीं, रास्ता कैसे हम इससे निकलवाए, ये हम सब लोगों का दायित्व बनना चाहिए। जी जी, और बिल्कुल इस वक्त जब देश में ये वैश्विक महामारी है कोरोना की, उसमें आपने पूर्व में एक मेरे इंटरव्यू में भी बयान दिया, आपने और जगह भी आपके मैंने बयान सुने थे कि कोविड-19 को लेकर विचारधाराओं में जो राजनीति वो करिए, लेकिन इस महामारी में राजनीतिक बयान मत करिए। तो यहाँ पर भी वही स्थिति है सर, कोरोना से जो लोग, एक तरफ पूरे देश में महामारी फैली है, लोग परेशान है, उधर ये लोग हैं सर जो कोविड अटैक से पहले, तो ये जो 16 में 18 में जब इन पे अटैक हुआ पहली बार जून में, जब एक चैनल के जरिए, उसके बाद से लगातार इनकी परेशानियां बढ़ती गई। तो मुझे पूरी उम्मीद है सर कि कहीं कहीं ये लोग जिनकी आवाज़ मैंने आज आप तक पहुंचाई है, उन लोगों का दर्द मैंने आप तक पहुंचाया है, तो मुझे लगता है कि आप सक्रिय राजनीति में हैं, आप मंत्री हैं, कहीं कहीं दिल्ली तक इनकी बात उन प्रधान सेवक तक पहुंच जाए। और जैसा कि आपने कहा कि जिस तरह से दूसरी बैंकों को टेक ओवर करके जो रियायत दी गई है, जो राहत दी गई है, वो कहीं कहीं इन लोगों को भी मिले। अब इनको राहत कैसे मिले, ये हम सब लोगों के सामने अब सबसे बड़ा सवाल है। कोई मैं सोच रहा हूँ या मैं बता रहा हूँ, वो इकलौता तरीका नहीं हो सकता। हमको हर तरीका इसके अंदर एक्सप्लोर करना चाहिए। हमारा लक्ष्य साफ और सीधा ये रहना चाहिए कि इन लोगों को राहत कैसे मिले, इन लोगों को इस उलझन से हम लोग कैसे बाहर निकाल सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक बड़ी उम्मीद आज इन लोगों के घरों में गई है आपकी तरफ से, और शायद ये कहीं कहीं इस उम्मीद से आपकी तरफ देखेंगे। कम से कम किसी नेता ने, कदावर नेता ने आकर यह तो इनको कहा कैमरे के आगे कि आपकी हक की लड़ाई में, आपकी जीवन की संघर्ष में हम आपके साथ, आपकी आवाज बनने को तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ये वो तमाम लोग हैं जो इस वक्त आपको उम्मीद से देख रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि ये लोग जब अपनी तकलीफ लेकर कभी व्यक्तिगत तौर से भी आपसे मिलेंगे, तो इन्हें कोई न कोई ऐसी, शायद इनकी आवाज ऊपर तक चली जाए और इनको कोई राहत मिल जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, बड़े सवाल के शो में आपको भाग लेने के लिए। हमें और भी इस तरह की और भी सोसाइटीज हैं, उनसे जुड़े भी मसले जब आएंगे, या और राजस्थान से जुड़े ऐसे कोई मसले, खासतौर पे आपके डिपार्टमेंट रेवेन्यू से जुड़े, या और जहाँ जमीनी तौर पर राजनीतिक संरक्षण यहाँ की आवाम को चाहिए, एक विश्वास, एक भरोसा चाहिए, हम आपको अपने शो में फिर आमंत्रित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वक्त।